4 साल पहले मैंने एक वीडियो में अपना शेंगेन वीज़ा रिफ्यूज़ल का एक्सपीरियंस शेयर किया था और आज मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जहाँ हमें शेंगेन का वीज़ा मिल गया है। हमें शेंगेन का वीज़ा मिला फिनलैंड से। इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमने क्या क्या सीखा, किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड किया और अपनी एप्लीकेशन को कैसे प्रिपेयर किया, ये सारी बातें मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और जो बातें मैं शेयर करने वाला हूँ, अगर आप उनको फॉलो करके अपना शेंगेन का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन होगा क्लोज टू परफेक्ट और आपके शेंगेन वीज़ा मिलने की पॉसिबिलिटी वेरी हाई। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस चीज को समझ के कि शेंगेन वीज़ा क्या चीज़ है। शेंगेन बेसिकली एक ट्रैवल जोन है यूरोप के अंदर, जिसके अंदर कुछ 29 मेंबर स्टेट्स हैं। अगर आपको शेंगेन का वीज़ा मिल जाता है तो इन 29 के 29 मेंबर स्टेट्स में एक ही वीज़ा के थ्रू आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आता है कि आपको किस कंट्री से अप्लाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ही देश जाने वाले, सपोज आप फ्रांस ही जाने वाले हैं, सिंपली आप फ्रेंच एम्बेसी से अपना वीज़ा अप्लाई कीजिए। नो कॉम्प्लिकेशन, नो कन्फ्यूजन। लेकिन कॉम्प्लिकेशन तब बढ़ जाता है सपोज आप फ्रांस के साथ साथ स्विट्जरलैंड भी ट्रैवल करने वाले हैं। अब कंफ्यूजन होता है कि आपको किस कंट्री से अप्लाई करना चाहिए, फ्रांस या स्विट्जरलैंड। इस केस में रूल सिंपल है, आप जिस कंट्री में ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आपको उसकी एम्बेसी से अप्लाई करना चाहिए। अगर दोनों ही कंट्रीज में आप बराबर इक्वल नाइट्स स्पेंड कर रहे हैं तो आपको उस कंट्री से अप्लाई करना होता है जहां आप सबसे पहले लैंड करने वाले हैं। फ्रांस और स्विट्जरलैंड के केस में अगर आप ज़्यूरिख पहले लैंड करने वाले हैं तो आप स्विट्जरलैंड से अप्लाई कीजिए, और अगर आप पेरिस पहले लैंड करने वाले हैं तो फ्रांस से, जबकि आपकी इक्वल नाइट्स हैं। अगर एक भी रात ज़्यादा है जिस देश में, आपको उस देश से अप्लाई करना होता है। वेरी सिंपल। एक बहुत बड़ा मिथ है या बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न मैं कह सकता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जिस कंट्री ने आपको शेंगेन का वीज़ा इशू किया है आपको उसी कंट्री से इंटर करना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। शेंगेन जोन में आप किसी भी कंट्री से इंटर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो एप्लीकेशंस में आपने डिटेल डाली थी वो सारी की सारी आप फॉलो कर रहे हैं, आपकी आइटनरी, आपकी होटल बुकिंग्स उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अपॉइंटमेंट बुक करना। बहुत सारी कंट्रीज़ BFS के थ्रू, स्पेन शायद BLS के थ्रू अपने एप्लीकेशन प्रोसेस को मैनेज करता है। इंडिया में BFS और BLS के अपॉइंटमेंट काफ़ी मुश्किल होते हैं पीक सीजन्स में, इसलिए लास्ट मोमेंट पे अप्लाई करना अवॉइड कीजिएगा। शेंगेन अलाउ करता है 6 महीने पहले एप्लीकेशन। कोशिश कीजिए अपने ट्रैवल डेट से कम 1 या 2 महीने पहले आप अप्लाई कर दीजिए। सबसे पहले आप अपने कंसर्न वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, उसके बाद इंटर कीजिए नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें आपको जानना जरूरी है कि अगर आप शेंगेन का वीज़ा अप्लाई करें तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए आपके रिटर्न टिकट डेट के बाद, और उसमें होने चाहिए 2 ब्लैंक पेजेस। और फिजिकल पासपोर्ट के साथ साथ आपको सबमिट करना होगा फोटोकॉपी, जो बायो पेज होता है जिसमें फोटोग्राफ होती है और जिसमें एड्रेस लिखा होता है, उन दोनों की फोटोकॉपी। ये हो गया ज़रूरी डॉक्यूमेंट। इसके अलावा अगर आपके पासपोर्ट में करंट या पुराने इमिग्रेशन स्टैम्प्स हैं या स्टिकर वीज़ा है, अगर उनकी फ़ोटोकॉपी भी आप लगाते हैं तो आपका केस काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। अपने करंट पासपोर्ट के साथ साथ जो पुराना पासपोर्ट है, एप्लीकेशन सबमिट करते टाइम उसको भी साथ में कैरी कीजिएगा। कई बार आपसे BFS वाले वेरीफाई करने के लिए वो पासपोर्ट मांग सकते हैं, यूजुअली रखते नहीं, आपको वापस कर देते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ 60% से ज़्यादा कंट्रीज आज की डेट में ऑनलाइन ही फिल कराती हैं। जैसे मैंने फिनलैंड से अप्लाई किया था, पूरा फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस ऑनलाइन था। कैसे करते हैं वो सारी बातें आगे करेंगे। कुछ कंट्रीज़ अभी भी आपको बोलती हैं कि PDF डाउनलोड कीजिए, उसको फिल करके तब सबमिट कीजिए। नेक्स्ट है फोटोग्राफ। शेंगेन के फोटोग्राफ के स्पेसिफिकेशन को आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है फ्लाइट रिजर्वेशन। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग पार्ट है। बहुत सारे लोग कई बार सवाल पूछते हैं अलग अलग फोरम्स में, क्या डमी टिकट चलेंगी। बहुत सारी एम्बेसीज अपनी वेबसाइट पे क्लियरली मेंशन करती हैं कि फ़्लाइट रिजर्वेशन चाहिए। बेसिकली उनको ये चेक करना होता है कि आप जो अपना आइटनरी दे रहे हैं उस आइटनरी से आप उस कंट्री में इंटर और एग्जिट कर रहे हैं कि नहीं। कुछ कंट्रीज़ आपको बोलती हैं फुल्ली पेड बुकिंग चाहिए होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने अप्लाई करते टाइम डमी बुकिंग लगाई थी, यानी कि फ़्लाइट रिजर्वेशन। उसके बाद जब मैंने अप्लाई कर दिया तो जो मुझे एम्बेसी से कॉल आया, उस कॉल में मुझे बोला गया वीज़ा प्रोसेस करने के लिए आपको फुल्ली पेड बुकिंग सबमिट करनी होगी। तो मैंने फिनिश एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके फुल्ली पेड टिकट अपलोड किया। हालांकि मैंने वो टिकट भी फुली रिफंडेबल बुक कराया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि वीज़ा मिलेगा कि नहीं। तो मेरा सजेशन भी आपको यही होगा, आप डमी टिकट के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मिल भी जाता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर पॉसिबल है तो आप फुल्ली रिफंडेबल बुकिंग कराइए किसी भी बड़ी एयरलाइन से। जितनी भी फुल सर्विस एयरलाइन से सारी की सारी जो टॉप टियर टिकट होते हैं फुली रिफंडेबल होते हैं। तो 40 दिन की साइकिल में यूजुअली वीज़ा आ जाता है। जब आपका वीज़ा आ जाए तो अपने फुली रिफंडेबल टिकट को कैंसिल करके जो भी चीपेस्ट ऑप्शन आपके ट्रैवल डेट भी मिल रहा है उस टिकट को बुक कर लीजिए। आपकी जो फ़्लाइट बुकिंग है, इसके अलावा
अगर आप एक से ज़्यादा शहर में ट्रैवल करने वाले हैं शेंगन जोन में, तो उस केस में जहाँ तक पॉसिबल हो इंटरनल ट्रांसपोर्ट की भी टिकट्स लगा दीजिए। सबसे सिंपल और सेफ तरीका होता है या तो आप किसी कार रेंटल का वाउचर लगा दीजिए जितने पीरियड के लिए आप उस टेरिटरी में रहने वाले हैं, या फिर आप यूरेल पास उस वैलिडिटी का खरीद लीजिए। यूरेल पास यूजुअली रिफंडेबल होता है, आप अपना वीज़ा आने के बाद उसको कैंसिल कर सकते हैं। आपके एकोमोडेशन का क्या हिसाब किताब है वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर आपको किसी ने इन्वाइट किया, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या किसी कंपनी ने, अगर आप उनके साथ रहने वाले हैं तो उनकी डिटेल्स आपको सबमिट करने होते हैं। उनके घर का पता क्या है, उनके डॉक्यूमेंट्स, अगर उनका पासपोर्ट है या परमानेंट रेजिडेंसी है उस कंट्री की या वर्क परमिट पे है, तो उनके सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट, वीज़ा, उनका जो एड्रेस का डिटेल है, अगर रेंटेड घर है तो लीव एंड लाइसेंस डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा आप जिस पर्सन ने इन्वाइट किया उसका। अगर खुद का घर है तो उनके घर से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट जिससे अप्रूव हो कि वो घर वो ओन करते हैं। और ये पूरी की पूरी आइटनरी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप उनके घर पे ही रहने वाले हैं तो ये काम चल जाएगा, लेकिन कुछ दिन अगर आप उनके घर पे रहने वाले हैं, कुछ दिन ट्रैवल करने वाले हैं, तो बाकी बचे हुए दिनों के लिए आपको होटल बुकिंग सबमिट करनी पड़ेगी आप जहाँ जहाँ पे रहने वाले हैं उसके लिए। और अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, आप किसी के घर नहीं जा रहे हैं, तो सिंपली जितनी भी रात आप शेंगन जोन में बिताने वाले हैं उन सारी ही रातों की आपके पास बुकिंग होनी चाहिए होटल की। एगोडा, बुकिंग, ट्रिप, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको पे लेटर वाला ऑप्शन देती हैं जिसमें आप बुक करके वो बुकिंग वाउचर सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ट्रैवल इंश्योरेंस की। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपसे हर बार पूछा जाएगा अप्लाई करते टाइम भी और जब आप इमिग्रेशन काउंटर पे पहुंचेंगे तब भी। ईयू का मैंडेट है कि आपके पास 30,000 यूरो कवरेज वाला इंश्योरेंस होना चाहिए जितने भी ड्यूरेशन के लिए आप जा रहे हैं शेंगन जोन में। याद रखिए 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे डेट्स रखिएगा जब भी आपकी ट्रैवल डेट है, उससे टू बी ऑन द सेफर साइड। नेक्स्ट आते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। अगर आप एम्प्लॉयड हैं कहीं पर, अपनी सैलरी स्लिप्स, अपॉइंटमेंट लेटर, लीव लेटर यानी कि एनओसी अपनी कंपनी से। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो आप अपनी कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होगा, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या जो भी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होगा, उसका जीएसटी सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। और इनकम प्रूफ के केस में अगर आप सैलरीड हैं तो अपनी सैलरी स्लिप आप दे ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको 3 साल का ITR देना होगा और बैंक स्टेटमेंट देना होगा सेविंग बैंक का, जो कि स्टैम्प्ड एंड साइन होना चाहिए बैंक के द्वारा। अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो अपने इनकम के लिए अपना सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट और साथ ही साथ अगर पॉसिबल है तो अपने बिजनेस का करंट अकाउंट का स्टेटमेंट भी लगा दीजिएगा, आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स, FD के डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह लगा सकते हैं। अगर आपको इंडिया से टाइज दिखाना, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में, तो उसके डॉक्यूमेंट की जीरोक्स भी आप सबमिट कर सकते हैं। मेंटेनेंस का बिल है या जो सेल डीड है उसकी जीरोक्स कॉपी अगर आप लगाते हैं तो इंडिया से आपके इकोनॉमिक टाइज दिखाई देते हैं और आपका केस स्ट्रांग हो जाता है। इस तरह की किसी भी कॉम्प्लिकेटेड वीज़ा प्रोसेस केस में कवर लेटर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया, सपोज फ्लाइट का टिकट दिया या होटल की बुकिंग दी या सैलरी स्लिप्स दी है, जो भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिए, वो सारी अलग अलग कहानी बयां कर रही है। लेकिन जब आपका कवर लेटर उन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की हिस्ट्री को, उसके इंटेंट को एक साथ बांधता है, आपको कवर लेटर में बेसिकली देना होता है आप क्यों जाना चाहते हैं, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग क्या है, आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रखा है, आप इसी पर्टिकुलर कंट्री से क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी आइटनरी क्या होने वाली है, आपके फ्लाइट की डिटेल्स क्या होने वाली हैं, आप कहाँ रुकने वाले हैं, वापस क्यों जाएंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आप कवर लेटर में देते हैं तो वीज़ा ऑफिसर को उस 2 पेज के डॉक्यूमेंट से क्लियर हो जाता है आपका इंटेंट क्या है, आपकी स्टैंडिंग क्या है। उसके बेसिस पे बाकी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वो जज करते हैं कि आपको वीज़ा इशू किया जा सकता है कि नहीं। इसीलिए कवर लेटर इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की डेट में AI आने के बाद कवर लेटर लिखना रिलेटिवली आसान हो गया है। मैं आपको एक प्रॉम्प्ट दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल से ये प्रॉम्प्ट दीजिए, आपको AI, ChatGPT या जेमिनी कोई भी कवर लेटर बना के देता है। लेकिन आप टोटली कम्प्लीटली AI के ऊपर रिलाई मत कीजिए, बहुत सारी गलतियाँ करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन AI ने लिखी है उसको क्रॉस वेरीफाई कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट से चेक कीजिए, उसके बाद करेक्ट करके अगर ज़रूरत है तो ही प्रिंट आउट निकालिए। और कवर लेटर के केस में अगर आप सोलो जा रहे हैं तो अलग बात है, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कवर लेटर में उस चीज़ को भी मेंशन जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपकी ट्रैवल आइटनरी। यहाँ पर भी AI काफ़ी ज़्यादा काम आता है। आपने जो डेट्स डिसाइड किए हैं उन डेट्स और आपके डेस्टिनेशन के हिसाब से सिंपल सा प्रॉम्प्ट दीजिए। आइटनरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। आप 10 दिन का प्लान बना के जा रहे हैं और जिन चीज़ों को आप कवर करने वाले हो वो प्रैक्टिकल ही नहीं है, तो आइटनरी ऐसी रखिए जो प्रैक्टिकल हो और रियलिस्टिक हो। ChatGPT को सिंपल प्रॉम्प्ट दीजिए, एक रियलिस्टिक 10 दिनों की आइटनरी बना के दो जो कि कवर करे फ्रांस में 6 दिन और स्विट्जरलैंड में 4 दिन, समथिंग लाइक दैट। मैं आपको बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि आपको किस तरह से ChatGPT या जेमिनी ऐप को
आइटनरी बना के देगा। अब आते हैं हम लोग फॉर्म फिलिंग के ऊपर। फॉर्म फिलिंग एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन फॉर्म काफ़ी मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लगा। शेंगेन का 7-8 टैब्स में, फिनलैंड का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ज़्यादातर कंट्रीज जो टेम्पलेट है वो सेम ही फॉलो करती हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको सिंपली गो थ्रू कर रहा हूँ किन किन चीज़ों पे आप अटक सकते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूँ फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये है कुछ फिनलैंड के वीज़ा का फॉर्म। जैसा मैंने बोला, ज़्यादातर शेंगेन कंट्रीज़ में सेम टाइप का ही टेम्पलेट है। आप इसको आसानी से किसी भी और कंट्री के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फिनलैंड के फॉर्म में आप देखेंगे तो एक टैब है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन, दूसरा है क्रिएट अ न्यू ग्रुप। अगर आप सोलो जा रहे हैं तो सिंपली स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन करके आगे बढ़ जाइए। फैमिली के साथ जा रहे हैं या ग्रुप में जा रहे हैं तो उस केस में आप ग्रुप क्रिएट कर लीजिए। जब आप ग्रुप क्रिएट करेंगे तो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इसमें फिर सिंपली स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये है कि आपको हर इंडिविजुअल के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं। लेकिन अगर आप ग्रुप की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जब एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग होगी तो एक ग्रुप की साथ में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग होती है, इसलिए ग्रुप क्रिएट करना बेटर होता है। आप जिस भी पेज पे जाएंगे आपको सिंपली गाइड साइड में देखने को नहीं मिलेगा। गाइड से आप आसानी से समझ जाएंगे कि आपको किस सेल में क्या भरना है और कैसे भरना है। गाइड को ढंग से पढ़िएगा फॉर्म भरने से पहले। पहला पेज बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट पेज में आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट का डिटेल देना है, पासपोर्ट किस तरीके का है, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, उसका नंबर क्या है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशन एंड रेजिडेंस, अपनी पर्सनल डिटेल्स ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपको इस वाले पेज पे डालनी है। नेक्स्ट पार्ट है आपकी जर्नी की डिटेल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल बताता हूँ। इसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपकी जर्नी का पर्पस क्या है। फैमिली एंड फ्रेंड्स विजिट करने जा रहे हैं, या टूरिज्म के लिए जा रहे हैं, या मेडिकल पर्पस से जा रहे हैं, जो भी रीज़न है आप यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और एक से ज़्यादा रीजन्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी ट्रैवल के लिए। इसमें नेक्स्ट आएगा मेंबर स्टेट ऑफ मेन डेस्टिनेशन, यानी कि कौन सी कंट्री है आपके लिए मेन डेस्टिनेशन। आप जिस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं आपको मेन डेस्टिनेशन उसी जगह को चूज़ करना है। और जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें एक नेक्स्ट पॉइंट जो है मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री। इसका मतलब ये कि जो मेंबर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट एंट्री वहीं से करें। सपोज फिनलैंड में आपने अप्लाई किया लेकिन आप जर्मनी से इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे जर्मनी सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन है कितनी एंट्रीज की जरूरत है। इसमें ऑप्शंस आते हैं सिंगल, डबल एंड मल्टी। आप सिंगल सेलेक्ट करें, डबल सेलेक्ट करें या मल्टी सेलेक्ट करें। अगर आप 5 साल में पहली बार जा रहे हैं तो 99% चांसेस है तो आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिलेगा, भले या मल्टी सेलेक्ट करें। लेकिन नया कास्केड रूल आया जिसमें 3 साल के अंदर अगर आपने एक वीज़ा ढंग से यूज़ कर रखा है तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी कि आपको 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिले। और अगर ये दोनों वीज़ा भी आपने ढंग से यूज़ किया सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, तो नेक्स्ट टाइम जब अप्लाई करेंगे तो आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिल सकता है। बहुत सारे लोगों को मिला है, इसलिए ऑप्शन यहाँ दिया गया है। मैं सजेस्ट करूँगा मल्टी सेलेक्ट करके छोड़िए, क्या पता लग काम आ जाए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री क्या है और एग्जिट क्या है, वो दोनों डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी पूरी आइटनरी, कवर लेटर और आपकी होटल बुकिंग, फ्लाइट की बुकिंग सब कुछ उसी पे डिपेंडेंट होगी। यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, इस डेट को नोट कर लीजिएगा जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन में डेट डाल रहे हैं। तो उसके बाद है फिंगरप्रिंट, पिछले 59 मंथ्स में कलेक्ट किए गए थे या नहीं। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो नहीं किए गए होंगे तो नो सेलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आपने पिछले 4-5 साल के अंदर अप्लाई कर रखा है तो वहाँ पे यस सेलेक्ट कीजिए। यस सेलेक्ट करने के बाद आपको डिटेल्स देनी होगी कब किए गए थे। उसकी डेट आपको याद नहीं होगी तो सिंपली जाइए अपने पासपोर्ट पे, वीज़ा की जो डेट है उस डेट से आइडिया लगा सकते हैं कि आपका बायोमेट्रिक कब कलेक्ट किया गया होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे एकोमोडेशन डिटेल्स जाननी होती है। अगर आप किसी होस्ट के घर जा रहे हैं तो उनकी डिटेल्स फिल कर दीजिए, वहाँ का एड्रेस। और अगर किसी होटल में जा रहे हैं तो वहाँ पे होटल की डिटेल आपको डालनी होती है। नेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना होगा आप वीज़ा एप्लीकेशन कहाँ से सबमिट कर रहे हैं। इंडिया में बैठे तो इंडिया से कर रहे होंगे, ऑब्वियसली इंडिया सेलेक्ट कीजिए। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री में बैठे वहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंट्री का डिटेल डाल दीजिए। उसके बाद आएगा चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में पूरी डिटेल जो आपने सबमिट कर रखी, मैं तो सिंपली आपको टेम्पलेट दिखा रहा हूँ। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे धीरे धीरे चेकलिस्ट भी बिल्ड होती जाती है कि आपने जो फॉर्म भरा है उसके हिसाब से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मीन्स ऑफ सपोर्ट में आप खुद ही अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो ठीक है, अपनी डिटेल्स आपको सबमिट करनी होंगी। लेकिन अगर कोई और कर रहा है या आप अपनी फैमिली मेम्बर्स का एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं तो उसमें सेल्फ की जगह पे स्पॉन्सर्ड बाई समबडी ऑप्शन आता है, उसको फिल कीजिएगा और उस पर्सन की डिटेल्स आपको सबमिट करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे जो कि उस ट्रिप को स्पॉन्सर कर रहा है। उसके बाद लास्ट में जो आपने फॉर्म फिल कर रखा है पूरा का पूरा फॉर्म आ जाएगा। उस पूरे के पूरे फॉर्म को एक बार रिव्यू कीजिए और सारी डिटेल करेक्ट है तो ठीक है, नहीं डिटेल करेक्ट है तो वापस से एडिट करके करेक्ट कीजिए और फाइनलाइज करके सबमिट कर दीजिए। फाइनलाइज वाले स्टेप के बाद आप PDF में फिल्ड फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल के उस पर साइन कीजिए
और जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने जाइए तो इस फॉर्म को और साथ ही साथ जो आपने अपॉइंटमेंट ली थी उसका जो एक्नॉलेजमेंट आया था उसको कैरी करना मिस मत कीजिएगा। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, खास ख्याल रखिएगा फॉर्म भरते टाइम, इनकन्सिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। आपकी फ़्लाइट डिटेल, होटल, ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका कवर लेटर, सारी की सारी चीज़ें टैली करनी चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म से। मैं इतना स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूँ इनकन्सिस्टेंसी पे क्योंकि 4 साल पहले मैंने ऑस्ट्रिया से वीज़ा रिफ्यूज़ल देखा है। मुझे पता है छोटी छोटी गलती भी भारी पड़ती है। ये वीडियो आपको अभी तक देख के कैसा लग रहा है, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ कर दीजिएगा हाइप, जिससे वीडियो की रीच बढ़ती है। आपने फॉर्म फिल कर लिया, पूरे डॉक्यूमेंट का जत्था तैयार कर लिया। नेक्स्ट प्रोसेस होता है VFS। VFS से एप्लीकेशन ले रखा है, आप पूरा का पूरा जत्था तैयार कीजिए। अपने अपॉइंटमेंट टाइम से पहले पहुंच जाइए। अगर आप फैमिली मेंबर के साथ जा रहे हैं, एक साथ अपॉइंटमेंट लिया तो एक साथ ऊपर जा सकते हैं, लेकिन कई बार स्लॉट्स नहीं मिलते, 3 लोगों का एक साथ नहीं मिलेगा, 4 लोगों का नहीं मिलेगा, तो अलग अलग लेना पड़ता है। तो VFS सेंटर इतने स्ट्रिक्ट है कि जो भी आपका अपॉइंटमेंट का स्लॉट होगा उससे पहले नहीं जाने देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऊपर जाएंगे, आपको टोकन मिलता है। टोकन के हिसाब से जब आपका नंबर आएगा काउंटर पे, आपकी पूरी की पूरी फाइल जो VFS के रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं वो चेक करते हैं, ओके करते हैं। उसके बाद आपको जाना पड़ता है फीस जमा करने के लिए। फीस है शेंगेन वीज़ा के लिए 90 यूरो, एडल्ट के लिए 6 से 12 साल के बच्चों के लिए है 45 यूरोज और 6 साल से छोटे बच्चों के लिए फ्री। ये जो मैंने वीज़ा फीस बताई है, ये वीज़ा फीस है एम्बेसीज की। इसके अलावा 2000 से 3000 के बीच में VFS की अपनी सर्विस चार्जेस होती हैं। वीज़ा फीस पे करने के बाद आपको रिसीट मिलेगा। उसके बाद आप जाके बायोमेट्रिक कराते हैं और उसके बाद आपको मिल जाएगा एक्नॉलेजमेंट कि आपने सक्सेसफुली वीज़ा के लिए एप्लीकेशन दे दिया। अब उसके बाद आपको पासपोर्ट मिलेगा कैसे? 2 तरीके हैं, या तो खुद कलेक्ट करने जाइए या फिर कुरियर से मंगाइए। कुरियर यूजुअली बहुत महंगा है। मैंने जो एक्सपीरियंस किया फिनलैंड के केस में वो कुछ 900 रुपये प्लस था पर एप्लीकेशन, तो मैंने खुद ही लेने की सोची। लेकिन खुद लेने की सोचने के केस में एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि जब आप कलेक्ट करने जाएंगे आपको अपनी फैमिली मेम्बर से एक नोटराइज अथॉरिटी लेटर और उनके ID प्रूफ साथ में कैरी करने पड़ेंगे, तो ही आपको पासपोर्ट वो देंगे। अगर आप 900 रुपये 900 प्लस खर्च करना चाहते हैं तो आप कुरियर से भी मंगा सकते हैं। अगर VFS सेंटर आपके शहर में नहीं है तो आप आइडियली वो मंगा रहे होंगे अपने घर पे कुरियर के थ्रू। और जो आपका एक्नॉलेजमेंट होता है उस एक्नॉलेजमेंट पे एक ट्रैकिंग नंबर होता है, उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है करेंटली। अब आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, VFS आपकी एप्लीकेशन को सिर्फ प्रोसेस करता है, चेक करता है, बायोमेट्रिक कलेक्ट करता है। इसके बाद ये एप्लीकेशन चले जाते हैं जो भी कंसर्न्ड एम्बेसी है या कॉन्सुलेट है वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग के दौरान कई बार आपका वीज़ा एक्सेप्टेंस या रिफ्यूजल डायरेक्टली आ जाएगा। कई बार क्या होता है आपको इन पर्सन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कई बार वो आपको कॉल करके टेलीफोन के ऊपर आपसे बहुत सारे सवाल जवाब कर सकते हैं, जो मेरे साथ किया गया था। आप क्यों जा रहे हैं, किसके घर जा रहे हैं, जिसके घर जा रहे हैं उसका घर कितना बड़ा है, कितने लोग रहते हैं, कितने साल से रहते हैं, तमाम तरीके के सवाल पूछे गए। और उसके बाद एम्बेसी से मुझे एक मेल आया कि आपने जो टिकट जमा कर रखा है उसकी जगह पे आपको फुल्ली पेड टिकट सबमिट करना होगा, तो आपका वीज़ा प्रोसेस किया जाएगा। जिस दिन मैंने सबमिट किया उसके अगले दिन ही मुझे मेल आया कि मेरा पासपोर्ट डिस्पैच कर दिया गया है मुंबई के VFS ऑफिस में, जहाँ पे जाके मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। फिनिश एम्बेसी ने मुझे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया था कि आपका एंट्री और एग्जिट स्टैंप होना चाहिए पासपोर्ट के ऊपर जब आप वापस आएंगे उसके 5 दिनों के अंदर अंदर। चूँकि एंट्री एग्जिट सिस्टम अभी शुरू हो चुका है, फिजिकल स्टैंपिंग बंद हो चुकी है शेंगेन कंट्रीज़ में। ये वापस आने के बाद उनको मेल पे मैंने बताया कि मैं गया और चलाया सक्सेसफुल यूज़ करके, मेरी पासपोर्ट पे स्टैंपिंग नहीं हुई है। अगर आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रही है कोई एम्बेसी, उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई कर रहे हैं, मैंने पहले ही बताया था, तो फैमिली एप्लीकेशन को ग्रुप में क्रिएट कीजिए। आपको सभी लोगों के लिए अलग अलग इंडिविजुअली फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, सभी लोगों के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जितने भी फैमिली मेम्बर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई माइनर ट्रैवल कर रहा है तो उस केस में एक कंसेंट फॉर्म होता है, एक या दोनों पेरेंट उसको साइन करते हैं। और साथ ही साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट होगी माइनर की, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, उसको नोटराइज कराना पड़ता है। इसके अलावा अगर कोई माइनर स्कूल में या कॉलेज जहाँ पर भी पढ़ रहा है, उसकी ID कार्ड और स्कूल से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मंगाना पड़ता है, जिसको सबमिट करना होता है उस माइनर के एप्लीकेशन के साथ। अब मैं फाइनली इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले कॉमन मिस्टेक्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इनकन्सिस्टेंसी अवॉइड करनी चाहिए, जो पहले भी बोल चुका हूँ। ट्रैवल डेट्स, फ्लाइट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस सारी कंसिस्टेंट होनी चाहिए आपके एप्लीकेशन के साथ। AI से जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है उसकी वेरासिटी, उसकी इन्फॉर्मेशन को क्रॉस चेक कीजिएगा सबमिट करने से पहले, उसमें गड़बड़ ना हो। ट्रैवल इंश्योरेंस में कई बार लोग गड़बड़ कर देते हैं, डेट्स ऊपर नीचे होती हैं, उसको हमेशा बफर रखिए, 2 दिन ऊपर 2 दिन पीछे का इंश्योरेंस लीजिए। आपके बैंक स्टेटमेंट में अननेचुरल रिसेंट ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए आपके सेविंग को बड़ा दिखाने के लिए, ये बहुत बड़ा नेगेटिव होता है, इसको अवॉइड कीजिएगा। और आपकी जो आइटनरी है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए। अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं अप्लाई करते टाइम, तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आपका वीज़ा डेफिनेटली अप्रूव हो जाएगा, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कमेंट शेयर करके बताइएगा, वीडियो को हाइप कर दीजिएगा जिससे वीडियो की रीच बढ़ती है।
मैं अगले हफ्ते कुछ इसी तरीके का ट्रैवल कंटेंट लेके मिलूँगा। जब तक मिलूँ तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।